हेलो बच्चों, आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें है कि हमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये 10th क्लास में बार बार आता है क्वेश्चन, 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो इसे में क्या करना है, इरेशनल नंबर सिद्ध करना है। इसको इरेशनल सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। इसमें पहले हम ये जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अगर वो नंबर जो परिमेय नहीं होगा। अब ये परिमेय क्या होता है, तो परिमेय नंबर वो होता है, तो हम पहले परिमेय नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म होगा, यानी p/q में होगा और q 0 नहीं होना चाहिए। साथ में p एंड q आर इंटीजर्स, ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या मतलब कि वो जो नंबर लाइन में जो नंबर लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव, -1 -2 -3 या नेगेटिव इन्फिनिटिव जाएगा। इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है हमारा p/q, यानी p और q इसी में से कोई नंबर होगा। और वहाँ पे एक ध्यान रखना क्या है कि q 0 नहीं हो, ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। जैसे कि कोई नंबर हमने 9th में भी पढ़ा था, जैसे 3.13 ले ले नंबर। अब यहाँ पर क्या इसे हम अपूर्ण लिख सकते हैं, बट्टे में तो लिख सकते हैं आराम से कि 313 अपूर्ण हम यहाँ हटाएंगे तो 1, और 1 के बाद जितने यहाँ पे डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दीजिए। तो क्या हमने 3.13 को p/q के फॉर्म में दिया, जहाँ p क्या है 313 और q हो गया हमारा 100, और q 0 भी नहीं है। और ये दोनों ना जो नंबर हैं, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है ये p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास परिमेय संख्या, ये हो गया हमारे पास परिमेय संख्या। अगर कोई और नंबर जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पे संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, कोई नंबर ऐसा हो जैसे 3.131313 एंड सो ऑन जाता रहे ये। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 13 है ना वो रिपीट कर रहा है, तो इसे हम 13 लिखते हैं, ऐसे ऊपर बार लगा देते हैं। और हमने 9th में पढ़ रखा है कि हम ऐसे नंबर जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी यहाँ पे जो इसका जो दशमलव प्रसार है वो आगे तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, रिपीट कर रहा है। ये नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब कोई नंबर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि हम इसे p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं, ऐसा हमने 9th में सीखा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी नंबर क्या हमारे पास परिमेय संख्या हो गया। अब ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो अपरिमेय क्या हो गया, अपरिमेय वो जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो वो कौन सा नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म पर नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं जैसे कि 1.101000001। ऐसे ही हम आगे इसको बढ़ाते रहे। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे तो 10 है, 100 है, 1000 है, और यहाँ पे अगर हम और ले लें तो हो जाएगा 10,000। ये ऐसे ही नंबर आगे हम बढ़ाते जाए तो हम यह देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा है। फर्स्ट में हमारा 10 है, फिर क्या हमारे पास 100, फिर 1000, फिर 1 के बाद 40 आ रहा है, यानी कि 0 का जो नंबर है वो बढ़ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं करेगा, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उस नंबर को हम p/q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म पे हम इसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऐसे नंबर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार देखा जाए तो 3.14 में पढ़ा था, जो वैल्यू लेना पड़ता है। लेकिन यही यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, इसके आगे बहुत सारे और वैल्यू आता है और ये बहुत लंबा तक जाएगा, आगे तक जाएगा। इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीटेशन इसमें नहीं होता है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या। हम इतना वैल्यू ले लेते हैं यूज़ के लिए, बट यहाँ पे बिल्कुल ये फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। अब यहाँ पे जैसे कि √3, √2, √5, ये जो नंबर्स हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें यानी वर्गमूल निकालें, तो इसका वर्गमूल भी जो आएगा हमारे पास वो रिपीट नहीं करेगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इसे क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। अब हमें यही सिद्ध करना कि इरेशनल नंबर है। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कर, अब हम सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अगर इसे हमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो पहले मान लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया या लेट करते हैं, मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेते हैं √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या होगा तो हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम √3 इक्वल टू ऐसे लिख देंगे p/q, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो p और जो q है ये क्या है, सह आभाज्य संख्या, सह आभाज्य संख्या है, सह आभाज्य संख्या है। यानी सह आभाज्य संख्या क्या होगा, वो संख्या होगा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। यानी वो संख्या जिसको अगर हम लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बताते हैं आपको, इसके 3/5 ये एक संख्या है, 3/5 ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, 1 से ही डिविजिबल है दोनों नंबर, किसी और नंबर से दोनों ये डिविजिबल नहीं है। तो ये ऐसी संख्या को जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे हम कहते हैं सह आभाज्य संख्या। जैसे कि हम अगर यहाँ पे 5/13 ले लें, ये भी क्या हुआ, सह आभाज्य संख्या। यानी कि 5/13 में देखा जाए तो ये दोनों संख्या को विभाजित करने वाला अगर कोई भी उभयनिष्ठ नंबर यानी कॉमन नंबर है जो दोनों को विभाजित कर रहा है तो वो क्या है, 1 ही है। 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 5 और 13 को विभाजित कर रहा हो। तो ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि 15 में हम लिख दें यहाँ पे 16, तो 15/16 भी क्या है, सह आभाज्य संख्या तो नहीं, सॉरी ये तो आभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसे कह सकते हैं इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो क्या है, 1 है, कि दोनों नंबर 1 से ही विभाजित है। लेकिन क्या है, ये नंबर दोनों नंबर यानी 15 और 16 ये आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये नंबर 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है, और जो 16 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग इसे हम कर सकते हैं और 8 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये आभाज्य तो नहीं है, लेकिन इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये सह आभाज्य संख्या है। सह आभाज्य संख्या मतलब कि वो ऐसे आभाज्य संख्याओं का पेयर होगा, ग्रुप, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। तो हमने यहाँ पे p/q मान लिया है, जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है, और p और q साथ में क्या है, सह आभाज्य संख्या है। सह आभाज्य संख्या मतलब इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो 1 ही होंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है √3q = p, इसे हम 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्क करने पर, थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर हम इसको दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं तो √3q का स्क्वायर करेंगे और p का भी स्क्वायर करेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ से स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा और यहाँ आएगा 3q² = p², q² इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p²/3, ऐसा नंबर हो जाएगा। अब हमें देख रहे हैं कि p²/3 है, यानी यहाँ पे क्या है कि जो p² है वो 3 से डिविजिबल है। ऐसा हमारे पास प्रमेय भी है जिसे हमें पढ़ना था, तो हम यहाँ पे बता देता हूँ। वो क्या है कि अगर हम इसे p²/3 लिख रहे हैं तो ये इस तरह का नंबर है जैसे कि p है। अगर हम p को यहाँ पे 3 ले लें, 3 का स्क्वायर लगा दें अपॉन 3, तो जो 3 का स्क्वायर होगा वो होगा 9/3। ये जो 9 है ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 हो जाए 3, 3 3 9, और जो ये 3 नंबर ले लेते हैं अगर 3, ये 3, तो ये भी 3 हो जाए 3 से डिविजिबल है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास p कोई नंबर ऐसा हो जो नंबर 3 से डिविजिबल हो, जो क्या हो 3 से डिविजिबल हो, तो इसका स्क्वायर जो अगर डिविजिबल हो, अगर p² 3 से डिविजिबल होगा तो p भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 ले लिया स्क्वायर और 4,
4 चौक 16 हो गया। 16 4 से विभाजित है क्योंकि 16 4 के पहाड़े में आ रहा है 4 बार में, तो ये 4 है ये नंबर, ये 4 भी 4 के पहाड़े में आएगा। यानी हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि अगर संख्या का वर्ग करने पे अगर वो नीचे वाली संख्या से विभाजित है तो उसका जो ओरिजिनल नंबर है यानी 4, ये भी क्या होगा, विभाजित होगा 4 से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। हम यह देखने क्या है कि ये जो हमारे पास क्यू स्क्वायर है वो पी स्क्वायर बाई 3, और हमें यहाँ पर लिख दिया गया पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। अगर ये पी है 3 से विभाजित होगा तो इसका मतलब क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, और 3 के पहाड़े में कौन सा ऐसा नंबर होगा कहीं पे जिससे क्या होगा, ये पी स्क्वायर विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे पी कोई नंबर होगा जो 3 के पहाड़े में ही आएगा। तो मान लेते हैं, फिर से मान लिया p बराबर 3c, यानी हम 3 का पहाड़ा c बार पढ़ेंगे तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। हम अब क्या करते हैं, जहाँ लिख देते हैं जहाँ c कोई पूर्णांक संख्या है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो c है हमारे पास, ये जो 3c आया उसको हम इस समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर आज क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे p का जो वैल्यू है 3c का स्क्वायर कर दिए अपॉन 3। हम क्या देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 9c स्क्वायर बाई 3, 3 3 9 कट जाएगा, ये 3 हमारे पास क्या होगा, क्यू स्क्वायर आ गया हमारे पास 3c स्क्वायर। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो c स्क्वायर आता है हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई 3, यानी c स्क्वायर करेंगे तो ये q ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें मिला क्या है कि क्यू स्क्वायर भी क्या है, 3 से विभाजित है, तो लिख देंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा। बस हमें क्वेश्चन यही तय करना है, इसके बाद तो हमें स्टेटमेंट लिखना है। अब देखिए क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, समीकरण 1 इसको हम 2 कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पहले समीकरण में हमें देखा क्या है कि जो p है वो 3 से विभाजित है और दूसरे में q जो है वो 3 से विभाजित है। हमने ये माना कि p और q क्या है, सह आभाज्य संख्या, हमने ये मान रखा है p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक ही होगा। हमने ये मान लिया कि सह आभाज्य संख्या में बताया था अभी कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक ही होगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि p और q 1 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहा है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं है। तो ये जो एक नहीं है ये हमारे पास कहाँ कैसे आ गया, हम तो मान चल रहे थे कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, लेकिन आ रहा है हमारे पास एक के अलावा और संख्या, और हमारे पास जो p और q है वो संख्या सह आभाज्य संख्या नहीं है। जो हम मान रहे थे कि p और q सह आभाज्य संख्या है वो नहीं है, क्योंकि p और q एक के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ लिख भी लिया है कि p भी 3 से विभाजित होगा और q भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब p और q का हमें लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह प्राप्त होता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड
एक के अलावा 3 भी है, यानी कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अलावा में लिखा है यहाँ पे देखते हैं कि जो P और Q है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 3 भी है, तो हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आप जो थोड़ा हिंदी यहाँ पे ढंग से लिख लेंगे, हिंदी में ये जो स्टेटमेंट है ना आपको ये लिखना होगा। अगर स्टेटमेंट कोई और भी आप कर रहे हैं तो वो भी सही है, आपको जैसे टीचर ने बताया होगा वो भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन कैलकुलेशन है वो दिखाना होगा कि हम जो मान के चल रहे हैं वो हमारा सही नहीं आ रहा है। और हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमने यहाँ माना था कि P और Q क्या था हमारे पास, से आभाज्य संख्या, लेकिन मैं देखा क्या है ये जो संख्या था से आभाज्य संख्या वो हुआ नहीं, वो उसका 1 के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 3। तो ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, ये जो विरोधाभास आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि हमने जो कल्पना किया था वो हमारा कल्पना गलत था। इसका मतलब कि जो √3 है वो परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने उसको माना था परिमेय, लेकिन निकला हमारे पास परिमेय वो नहीं निकल के आया। तो यहाँ पे हमने जो माना था वो कुछ और आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया।